अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। आगरा, उत्तर प्रदेश। डोरबेल की आवाज सुनकर कविता जी दरवाजा खोलने जाती है और देखती है सामने एक लड़की जिसका गेहुआ रंग, 5 फीट 6 इंच की हाइट, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं, शुभी की बेस्ट फ्रेंड सोनम थी। सोनम दरवाजा खुलते ही जल्दी से अंदर आती है और कविता जी से पूछती है, आंटी जी, शुभी कहाँ है? कविता जी सोनम को देखते हुए बोली, बेटा वह अपने कमरे में है। वैसे बात क्या है, बड़ी खुश दिख रही हो। सोनम चलते चलते रुकी और फिर कविता जी की ओर देखते हुए बोली, आंटी जी बात ही खुश होने वाली है, लीजिए लड्डू खाए पहले फिर बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सोनम खुश होते हुए आगे बोली, आज हमारे यूजी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है और सबसे खुशी की बात यह है कि शुभी पास हो गई है। उद्धरण चिन्ह। कविता जी सोनम की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, चलो ये बात बहुत अच्छी है, बेचारी बहुत परेशान थी अपने रिजल्ट को लेकर। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं उसको बताकर आती हूँ। इतना कहने के बाद सोनम जल्दी से शुभी के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी कविता जी ने सोनम को रोकते हुए पूछा, और बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? सोनम जाते हुए जोर से बोली, मैं भी पास हो गई हूँ आंटी जी। उद्धरण चिन्ह। सोनम शुभी के रूम में आ गई, पर शुभी रूम में नहीं थी। तभी बाथरूम का दूर ओपन हुआ और शुभी बाहर निकल कर आई। लगभग 5 फीट 2 इंच की हाइट, रंग दूध की तरह एकदम साफ गोरा, हल्की भूरी आंखें जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। इतना मासूम चेहरा कि कोई एक बार देखे तो उसकी सुंदरता में खो जाए। इस समय उसने सिंपल सा सफेद सलवार सूट पहना हुआ था और अपने बालों का बन बनाया हुआ था जिसमें से कुछ बाल निकलकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। सोनम को देखते ही शुभी खुशी से उछल पड़ी। वह चिल्लाते हुए बोलती है, यार, मैं पास हो गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। सोनम शुभी की बात सुनकर हैरानी से बोली, क्या? तुझे किसने बताया? सोनम ने स्वीट्स के बॉक्स को साइड किया और फिर जल्दी से शुभी के पास आते हुए बोली, मुझे पता है तूने खुद से पता नहीं किया होगा, तुझे अपने डांस से फुर्सत मिले तब तो तू पता करेगी ना। तुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला था। उद्धरण चिन्ह। सोनम ने अब अपनी आंखें मटकाते हुए पूछा, अब तू मुझे जल्दी बता, तुझे किसने बताया? उद्धरण चिन्ह। शुभी ने अब अपने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ यार, मुझे प्रिया ने बताया। उद्धरण चिन्ह। सोनम मुंह टेढ़ा कर बेड पर बैठ गई और फिर बोली, ये प्रिया भी, इसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती। पता है मैंने सोचा था कि मैं तुझे सरप्राइज दूंगी यह बताकर कि तू पास हो गई है, पर इस प्रिया ने मेरा मूड ही खराब कर दिया। शुभी सोनम के पास बैठते हुए बोली, छोड़ ना यार, तू भी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं पास हो गई, वरना मैं दादी को क्या बोलती, उन्हें तो वैसे भी लगता है कि मैं पढ़ती लिखती नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। सोनम दांत दिखाते हुए बोली, हाँ ये भी सच है, तू कौन सा पढ़ती है? उद्धरण चिन्ह। शुभी ने सोनम के कंधे पर हल्के हाथ से मारते हुए कहा, छोड़ ना, वैसे कमाल तो तूने किया है, टॉप जो किया है पूरे कॉलेज में। उद्धरण चिन्ह। सोनम शुभी की बात सुनकर मुंह फुलाते हुए बोली, तू ना मेरा दिमाग मत खराब कर, मैंने टॉप नहीं किया है, मैं सेकंड आई हूँ, फर्स्ट रोहित आया है, मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। सोनम के चेहरे को देखकर शुभी को हंसी आ गई और वह बोली, अच्छा ठीक है मैडम साहिबा, आप सेकंड तो आई, मैं तो सपने में भी कभी टॉप 10 में नहीं आ सकती। फिर शुभी अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, अब ये सब छोड़, हम मंदिर जा रहे हैं, मुझे भगवान जी को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने मुझे पास करवा दिया। सोनम बेड पर लेट गई और नौटंकी करते हुए बोली, हे भगवान, मेरी इस झल्ली सी दोस्त को अक्ल भेजी है कि नहीं? शुभी सोनम की बात सुनकर गुस्से से बोली, क्या है? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया?
सोनम हंसते हुए उठी और फिर शुभी को कंधे से पकड़े हुए बोली, क्यों, इसमें भगवान जी ने क्या किया है? एग्जाम पेपर लिखने तो तू गई थी ना, तभी तो तू पास हो पाई, और वैसे भी मैं तेरे साथ मंदिर नहीं जा सकती, मैं नहाकर नहीं आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। शुभी सोनम की बात सुनकर जल्दी से उससे दूर हटते हुए बोली, ओ गॉड, सोनम, सुबह के 11 बजे बज रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सोनम अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ भाग ले दूर, एक तो मैं ऐसे भागते हुए चली आई तुझे रिजल्ट के बारे में बताने, और देखो देवी जी मुझे ही तेवर दिखा रही हैं। उद्धरण चिन्ह। शुभी सोनम की बात सुनकर अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, चल ठीक है, छोड़ अब ये नौटंकी, तू मेरे यहाँ पर नहा ले, वैसे भी पिछले हफ्ते आई थी ना, तेरे कपड़े यहीं पर रह गए थे, उन्हीं को पहन लेना, पर नहा ले, हम लोग मंदिर चल रहे हैं बस। सोनम शुभी की बात सुनकर जल्दी से बोली, ठीक है, मैं अभी नहाकर आती हूँ, बस 15 मिनट में। उद्धरण चिन्ह। इधर बाहर से कविता जी ने शुभी को आवाज देते हुए कहा, शुभी बेटा जरा बाहर आना। शुभी उनकी आवाज सुनकर चिल्लाई, जी मासी, अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शुभी सोनम की ओर देखते हुए बोली, तू जल्दी नहाकर आ, मैं अभी बाहर से आती हूँ, मासी बुला रही हैं। उद्धरण चिन्ह। शुभी जल्दी से बाहर निकलकर हॉल में आई और कविता जी से बोली, क्या हुआ मासी, आप क्यों बुला रही थी? कविता जी ने अपना बैग उठाया और बोली, मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर रखा है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है मासी, आप जाओ, वैसे मैं और सोनम मंदिर जाने वाले थे, पर हम दोनों शाम को चले जाएंगे, आप चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। कविता जी शुभी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर निकल गई। कविता जी के जाने के थोड़ी देर बाद सोनम बाथरूम से बाहर निकलकर आती है। उसने शुभी को फोन चलाते हुए देखा तो वह उसके पास आते हुए बोली, चल, देखा मैंने कहा था ना कि मुझे बस 15 मिनट लगते हैं नहा कर आने में, चल जल्दी चल, फिर मुझे घर पर भी वापस जाना है। उद्धरण चिन्ह। शुभी उसकी बात सुनकर कर बेड पर जाकर बैठ गई और बोली, यार अब नहीं जा सकते, मासी बाहर गई हुई है, इसलिए अब शाम को चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। सोनम उसकी बात सुनकर कर चिल्लाते हुए बोली, क्या यार, तूने मुझे फालतू में नहाने को बोला। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने उसकी बात सुनकर कर चिढ़ते हुए कहा, यार तू भी ना हद करती है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने सोनम से पूछा, नाश्ता करेगी? सोनम हंसते हुए बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है। उद्धरण चिन्ह। दोनों नाश्ता करने के बाद वापस शुभी के रूम में आती हैं और बेड पर लेटकर अपना अपना फोन चलाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों उठकर बातें करने लगती हैं। शुभी परेशान होते हुए बोली, यार मेरा तो बस डांस कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाए, मैं तो कान्हा जी को लड्डू खिलाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। सोनम शुभी के गाल खींचते हुए बोली, हो जाएगा मेरी जान, तू टेंशन मत ले। उद्धरण चिन्ह। फिर वो खड़े होकर बोली, चल यार मैं अब जाती हूँ, मम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैं इतनी लेट हो गई। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने अपना क्यूट सा फेस बनाकर सोनम से कहा, यार तू अपनी दोस्त को ऐसे अकेले घर में छोड़कर कैसे जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। सोनम ने शुभी के गाल पर हल्के से मारा और बोली, तू ना फालतू नौटंकी मत कर, यह अपनी एक्टिंग ना कहीं और दिखाना, चल मैं रुक जाती हूँ, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए, और उसमें भी मेरी एक शर्त है कि तू अपना डांस करके दिखाएगी मुझे। उद्धरण चिन्ह। शुभी सोनम की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं यार, मुझसे डांस नहीं होगा, कल वैसे भी बहुत डांस कर लिया मैंने, उस वजह से मेरे अभी तक पैरों में दर्द हो रहा है। सोनम ने भी मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो फिर मैं यहाँ पर बैठकर क्या तेरे चेहरे को देखूं? उद्धरण चिन्ह। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी घर की दूर बेल बजी। आवाज सुनकर शुभी उठते हुए बोली, लगता है मासी आ गई, मैं दरवाजा खोलकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
शुभी दरवाजा खोलने जाती है। शुभी ने दरवाजा खोला तो चौंकते हुए बोली, दादी। उद्धरण चिन्ह। वो जल्दी से आगे बढ़कर उनके गले लग जाती है और वो औरत भी खुशी से शुभी को गले लगा लेती है। शुभी उनको अंदर लेकर आती है और सोफे पर बैठाती है, फिर वो उनके लिए पानी लेकर आती है। ये थी अनीता मित्तल, शुभी की दादी, जो कि खून के रिश्ते से शुभी की दादी नहीं है, दिल के रिश्ते से थी। उद्धरण चिन्ह। आज से 5 साल पहले। फ्लैशबैक। संजीव मित्तल और अनीता मित्तल आगरा के हाईवे से गुजर रहे थे। रास्ते में संजीव मित्तल के सामने एक कार और ट्रक का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। ट्रक को तो कुछ नहीं हुआ पर वो कार पलटकर साइड में गिरती है। ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर संजीव जी ड्राइवर को अपनी गाड़ी रोकने को बोलते हैं। संजीव जी बाहर निकलकर आते हैं और अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड को कार में बैठे लोगों की मदद करने के लिए बोलते हैं, जल्दी जाओ, उन लोगों की मदद करो। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर। बॉडीगार्ड कार के पास जाकर देखते हैं। कार में 4 लोग हैं। वो आगे जाकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि आगे जो 2 लोग बैठे हुए थे, एक आदमी और एक औरत, उनकी सांसें थम चुकी हैं। फिर पीछे देखते हैं कि 2 लड़कियां हैं पर उनकी सांसें चल रही है। वो जल्दी से एक लड़की को बाहर निकालकर कार से दूर लेटा देते हैं और जल्दी से दूसरी लड़की को निकालने के लिए जाने वाले होते हैं, तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। संजीव जी ने पुलिस को सूचना कर दी थी, लेकिन वह वहां पर और नहीं रुक सकते थे क्योंकि जिस लड़की को उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने बचाया था उसकी हालत बहुत खराब थी। उसको बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए संजीव जी घटनास्थल पर अपने बॉडीगार्ड को छोड़कर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकलकर आते हैं और वह संजीव जी से कहते हैं, आप सही समय पर इस बच्ची को यहाँ ले आए वरना इसका बचना मुश्किल था। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। इंस्पेक्टर संजीव जी से पूछताछ करते हैं और वहां से चला जाता है। अनीता जी संजीव जी के पास आती हैं और बोलती हैं, आपको पता चला कि यह लड़की कहाँ से है? कोई रिश्तेदार, उनका पता चला या नहीं? उद्धरण चिन्ह। संजीव जी सामने देखते हुए बोले, नहीं, अभी तो बस सिर्फ ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है, वहां से ज्यादा दूर नहीं निकल पाया था। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी ने एक गहरी सांस ली और फिर से बोले, सही समय रहते हुए उस ड्राइवर को पकड़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या पता चलता है। अभी पुलिस बस बोलकर गई है कि कुछ पता चलेगा इस बच्ची के बारे में तो वो हमें बताएंगे, बाकी बस अब इस बच्ची के होश में आने का इंतजार कर सकते हैं। अनीता जी बोली, हमारी आधे घंटे में फ्लाइट है, उसका क्या करेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। संजीव जी उस लड़की के कमरे में चले जाते हैं, पीछे पीछे अनीता जी भी जाती है। संजीव जी उस लड़की के चेहरे को देखते हुए बोले, अनु, तुम इस मासूम बच्ची को देख रही हो, ऐसे में हम इसको किसके हवाले छोड़कर जाए? ये बच्ची किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। संजीव जी अनीता जी की ओर मुड़े और बोले, इसलिए हम यही रुकते हैं जब तक इसको होश नहीं आ जाता और इसके किसी रिश्तेदार का पता नहीं चल जाता। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी उनकी बात सुनकर बोली, ठीक है, तो आप यहाँ आसपास के किसी होटल में रुकने का इंतजाम कर लीजिए, हम यहाँ पर इस बच्ची के पास रुकते हैं, आप जाइए वरना रात भर जागने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। 12 घंटे बाद उस बच्ची को होश आता है। नर्स डॉक्टर को आवाज देती है, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी जल्दी से उठकर अंदर जाती हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और फिर अनीता जी से बोले, अभी पेशेंट को आराम की जरूरत है, अभी आप इनसे ज्यादा सवाल जवाब न करें। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर इतना बोलकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद अनीता जी वही रूम में काउच पर बैठी हुई थी। अचानक से बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। अनीता जी उठकर उसके पास जाती हुए बोली,
क्या हुआ बेटा? वो बच्ची परेशान होते हुए बोली, मेरे मम्मी पापा और दीदी कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है, कहाँ है वह लोग? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने उसको गले लगाकर कहा, बेटा आप शांत हो जाए, देखिए जैसे आपको चोट लगी है ना वैसे ही आपके मम्मी पापा और दीदी को भी चोट लगी है, डॉक्टर उनको भी चेक कर रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद उनके पास चलेंगे, आप लेट जाइए। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी अपने मन में बोले, अभी मैं उसको सच नहीं बता सकती कि उसकी पूरी फैमिली अब नहीं बची है, बेचारी बच्ची को कहीं सदमा ना लग जाए। अनीता जी ने प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? वो बच्ची अनीता जी को देखते हुए बोली, शुभी। अनीता जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, आप हमें अपना पूरा नाम बताएं और अपने पापा का भी। उद्धरण चिन्ह। शुभी उनकी बात सुनकर बोली, शुभांगी यादव, मेरे पापा का नाम अजय यादव है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने शुभी के सिर पर हाथ फेरते हुए आगे पूछा, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप कौन सी क्लास में हैं और आपकी उम्र कितनी है? शुभी बोली, मैं 16 साल की हूँ, 11th में पढ़ती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वह अनीता जी को देखते हुए बोली, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं और मैं मम्मी पापा से मिलने कब जाऊंगी? अनीता जी उसकी बात सुनकर बोली, जब डॉक्टर आ जाएंगे ना और वह कह देंगे कि आप मिल सकती हैं तब आप मिल लेना, ठीक है? अभी आप आराम करिए वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। 2 दिन बीत जाते हैं। अनीता जी धीरे धीरे शुभी से बातें करती हैं और उससे पता करती है कि उसके कोई रिश्तेदार वगैरह है या नहीं, वो कहाँ रहती है। इन 2 दिनों में अनीता जी शुभी से बहुत अटैच हो गई थी। शुभी ने मुस्कुराते हुए अनीता जी से पूछा, मैं आपको दादी बोल सकती हूँ? अनीता जी ने शुभी के मुंह से दादी सुना तो वह खुश हो गई और बोली, हाँ मेरी बच्ची, आप हमें दादी बोल सकती हो। शुभी ने अब एक बार फिर चिंता करते हुए पूछा, आप मुझे बताइए ना कि मैं मम्मी पापा से कब मिल पाऊंगी? मेरी दीदी कैसे हैं, सब लोग ठीक तो है ना? वह लोग अब इस दुनिया में नहीं है। पीछे से आवाज आई तो अनीता जी ने पीछे पलट के देखा, संजीव जी खड़े हुए थे। शुभी उनकी बात सुनकर एकदम चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, वह चीखते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अभी उनसे मिलना है। अनीता जी ने शुभी को संभाला, उसे दोबारा बैठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बहुत तेज रोने लगी। कुछ देर बाद अनीता जी ने उसे शांत किया और उन्होंने उसे सच्चाई बताई। शुभी सच्चाई जानकर अनीता जी के गले लगकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में वहां पर राजीव जी आए। राजीव जी शुभी के पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। राजीव जी के साथ उनकी बेटी और उनकी पत्नी भी आए थे। शुभी ने उनकी बेटी को देखा तो उसके गले लग गई क्योंकि वह शुभी की बहुत अच्छी दोस्त थी। राजीव जी की फैमिली ने शुभी को संभाला। राजीव जी संजीव जी से बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी शुभी का इतना ध्यान रखा, अब हम उसका ध्यान रख लेंगे। आप लोगों ने शुभी की बहुत मदद की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो हमारा फर्ज था, ये सब हमने इंसानियत की खातिर किया। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी उनकी बात सुनकर बोले, इतना आज की दुनिया में कोई नहीं सोचता। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी को अब बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब वो शुभी से दूर जाने वाली थी। इन 2 दिनों में वह शुभी के काफी करीब आ गई थी। संजीव जी और अनीता जी हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वो लोग अपनी कार में बैठ गए और जाने लगे। अनीता जी इमोशनल हो गई थी। तब संजीव जी ने उनको गले लगाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, जब भी आपका शुभी से मिलने का मन होगा हम यहाँ पर आ जाया करेंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या अनीता और संजीव जी ने शुभी को राजीव जी के हाथ सौंपकर सही फैसला लिया था? क्या अनीता जी फिर से कभी शुभी से मिलेंगी?
क्या होगा मासूम शुभी की जिंदगी का। एक्सीडेंट के 1 महीने बाद शुभी के बताए गए पते पर संजीव जी और अनीता जी पहुंचते हैं, पर वह वहां ताला लगा हुआ था। वह आसपास पता करते हैं और राजीव जी के घर पर पहुंचते हैं। राजीव जी उनको देखकर परेशान हो गए थे। संजीव जी राजीव जी से पूछते हैं, शुभी कहाँ है? राजीव जी परेशान हो जाते हैं। वह घबराते हुए बोलते हैं, शुभी तो अभी स्कूल गई है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी राजीव जी की बात सुनकर वहीं बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सोचते हुए बोलते हैं, क्या कह रहे हैं आप? आज संडे के दिन शुभी स्कूल क्यों गई है? राजीव जी अब और डर जाते हैं। वह घबराते हुए बोलते हैं, अभी उन लोगों का स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा है, तो उसी की तैयारी के लिए गए हैं। संजीव जी राजीव जी की हालात भांप चुके थे। वो खड़े होते हुए बोले, ठीक है, आप हमें स्कूल का पता दीजिए, हम वहीं जाकर शुभी से मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी उनको स्कूल का पता दे देते हैं। राजीव जी की पत्नी ने संजीव जी और अनीता जी के जाते ही कहा, क्या किया आपने? स्कूल का पता क्यों दे दिया? वो लोग स्कूल जाएंगे, उन्हें वहां पर शुभी नहीं दिखेगी तो वो लोग हम पर शक करेंगे। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी अपना पसीना पोंछते हुए बोले, वो तो वैसे भी हो ही गया होगा, अब जल्दी से शुभी को अनाथ आश्रम से लेकर आओ, क्योंकि जब वापस आएंगे शुभी को नहीं देखेंगे तो उनको सारा सच पता चल जाएगा। चलो जल्दी से शुभी को लेकर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। उधर संजीव जी को राजीव जी की बातें सुनकर पहले ही शक हो गया था, इसलिए वह वापस से शुभी के घर जाते हैं और वहां आसपास पड़ोसियों से पता करते हैं। तब उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि राजीव जी ने शुभी का घर बेच दिया है और शुभी को अनाथ आश्रम में डाल दिया है। वह अनाथ आश्रम का पता कर सीधे अनाथ आश्रम जाते हैं। अनीता जी जैसे ही अनाथ आश्रम पहुंचती हैं, वह अंदर देखती हैं कि शुभी कपड़े धो रही है। शुभी किसी के आने की आहट सुनती है, तो वह पीछे पलटकर देखती है। अनीता जी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जल्दी से भागकर उनके गले लग जाती है। अनीता जी शुभी की यह हालत देखकर भावुक हो गई। हमारी बच्ची, आपकी हालत, और वह शुभी को अपने गले लगा लेती हैं। थोड़ी देर में राजीव जी अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर संजीव जी और अनीता जी के साथ शुभी को देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनका झूठ पकड़ा गया है। संजीव जी ने राजीव जी पर धोखे से शुभी का घर छीनने के आरोप में पुलिस को बुलवा लिया था। पुलिस राजीव को पकड़ लेती है और संजीव जी उन लोगों पर केस भी कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी और अनीता जी दोबारा से शुभी को उसका घर वापस दिलवाते हैं और उसको मुंबई उनके साथ चलने को कहते हैं। पर शुभी का आगरा छोड़कर अपने घर को छोड़कर जाने का मन नहीं है। वह अनीता जी से कहती है, दादी, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। इसमें मेरी मम्मी पापा, मेरी दीदी की यादें हैं, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे मत ले जाइए। बार बार शुभी के रिक्वेस्ट करने पर अनीता जी तैयार हो जाती हैं। वह शुभी को आगरा रहने की परमिशन दे देती है। शुभी अब 12th क्लास में आ गई थी तो उसकी पढ़ाई भी थी। वह लोग कुछ दिन वहां रुककर शुभी के लिए एक केयरटेकर का इंतजाम करते हैं। शुभी के सारे रिलेटिव्स जबलपुर में रहते हैं। उसके पापा और मम्मी ने भागकर शादी की थी, जिसकी वजह से उनका कोई रिश्तेदार उनसे संपर्क नहीं रखता है। संजीव और अनीता जी वहां आगरा में नहीं रुक सकते थे, क्योंकि उनका मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेस था, इसलिए उनको तो मुंबई वापस जाना ही पड़ता। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अनीता जी और संजीव जी दोनों शुभी से हर महीने मिलने आते थे। उन्होंने शुभी की जिम्मेदारी ले ली थी, वह उसे अपनी बच्ची की तरह पाल रहे थे। शुभी के लिए भी अब उसका पूरा परिवार सिर्फ अनीता जी और संजीव जी थे। फ्लैशबैक एंड। सोनम कमरे से बाहर निकलकर आती है। वह सामने सोफे पर दादी को बैठे हुए देखती है तो वह जल्दी से उनके पास आती है। उनके गले लगकर बोलती है, दादी,
आपने तो यहाँ आकर हमको सरप्राइज कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और सब कैसे हैं घर में? उद्धरण चिन्ह। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, सब अच्छे हैं दादी, पर इस बार तो आपने बहुत देर कर दी आने में। आपको मैंने 3 महीने पहले शुभी के बर्थडे पर देखा था। शुभी दादी से अच्छे से बदला लेना। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने सोनम की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, सही बोला तूने सोनम, मैं इनसे बहुत नाराज हूं, ये कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई हैं। उद्धरण चिन्ह। दादी उन दोनों की बातें सुन हंसते हुए बोली, अच्छा तो आप हमसे नाराज हैं, पर इस बार हम आपकी नाराजगी की वजह ही खत्म कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। सोनम ने उनके पास बैठते हुए पूछा, वह कैसे दादी? दादी बोली, बताते हैं। दादी ने शुभी को देखते हुए उससे पूछा, पहले ये बताओ कविता कहाँ है? शुभी बोली, दादी वो मासी, ये लो आ गई। उद्धरण चिन्ह। कविता जी अनीता जी को देख हैरान हुई, क्योंकि अनीता जी हमेशा बताकर ही आया करती थी। कविता जी बोली, नमस्ते मैडम, आप कब आई? अनीता जी कविता से बोली, बस थोड़ी देर पहले ही। तुम कहाँ गई थी? कविता जी वहीं उनके पास नीचे बैठते हुए बोली, कहीं नहीं मैडम जी, वो प्रीति आई हुई है, तो बस उसी से मिलने गई थी, उसके हस्बैंड की यहीं पर पोस्टिंग हो गई है। उद्धरण चिन्ह। प्रीति कविता की इकलौती बेटी थी। कविता के हस्बैंड के इस दुनिया से चले जाने के बाद बस प्रीति ही कविता का जीने का सहारा थी। 5 साल पहले ही उसने प्रीति की शादी कर दी थी। प्रीति के जाने के बाद कविता बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए उसने शुभी की केयरटेकर की जिम्मेदारी ले ली थी। अनीता जी खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कैसी है प्रीति? कविता जी भी खुश होते हुए बोली, खुश है, सब आपकी कृपा है बस। उद्धरण चिन्ह। कविता जी अपनी जगह से उठी और फिर अनीता जी से बोली, मैडम जी आपका कमरा साफ कर दूं? आज तो आप यहीं रुकेंगे ना? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं कविता, हमारा रूम नहीं साफ करवाए आप तो शुभी की पैकिंग में मदद करिए। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने चौंकते हुए पूछा, दादी, मैं कहाँ जा रही हूँ? अनीता जी उठी और शुभी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम हमसे शिकायत करती रहती हो ना कि हम तुमसे हर महीने मिलने नहीं आते। अब हमारी उम्र हो रही है, हर महीने हमें मुंबई से आगरा आने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से वहाँ इतना सारा काम भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर मुंबई। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुनकर शुभी और सोनम सदमे में आ गए। सोनम ने उदासी से पूछा, दादी क्या कह रही हैं आप शुभी को मुझसे दूर कैसे ले जा सकती हैं? शुभी ने भी सोनम का साथ देते हुए कहा, हाँ दादी, अभी तो मेरी यूजी ही कंप्लीट हुई है, मुझे तो अभी आगे भी पढ़ना है, मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ मुंबई? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी बोली, शुभी पहले भी हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर उस समय तुम्हारा 12th था, इसलिए हम आपको यहाँ अकेले छोड़ने को राजी हो गए थे और तुम अपनी आगे की पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन ना लो। हम तुम्हारा मुंबई के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। बस अब हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, बार बार यहाँ आना बहुत दिक्कत देता है, और हम तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। पता नहीं हम अब कितने साल और जिएंगे। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने अनीता जी की बात सुनकर उनको गले लगाकर कहा, दादी, अभी आपको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी मत बोलो। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने शुभी के चेहरे को अपने सामने करते हुए बड़ी उम्मीद से शुभी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ये सब छोड़ो और बताओ, चल रही हो ना हमारे साथ? शुभी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, पर फिर वो बुझे मन से बोली, ठीक है दादी, मैं आपके साथ मुंबई चलूंगी। उद्धरण चिन्ह। सोनम शुभी की बात सुनकर चौंक गई थी। अनीता जी शुभी की बात सुनकर बस इतना ही बोली, सच? उद्धरण चिन्ह।
वो खुश होकर शुभी को गले लगा लेती हैं। वो कविता जी से कहती हैं, अब आप जल्दी से शुभी की पैकिंग कर दीजिए, हम आज ही निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो शुभी से बोली, शुभी बेटा, आप अपना सामान पैक कर लो कविता जी के साथ। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी की बात सुनकर शुभी वहां से उठकर अंदर कमरे में चली गई। उसे जाते देख सोनम भी उसके पीछे चल दी। सोनम ने शुभी की बाजू को पकड़कर अपनी ओर खींचा और गुस्से से बोली, यह क्या किया तूने? क्यों दादी को हाँ बोला? और अब तेरे डांस कंपटीशन का क्या होगा? शुभी ने मायूस होते हुए कहा, पता नहीं, पर तू ये भी तो देखना कि दादी कितनी खुश हो गई मेरी हाँ सुनकर। मेरी वजह से यहाँ पर उनको आना पड़ता है, बस मैं नहीं चाहती कि वह मेरी वजह से बार बार परेशान हो। सोनम शुभी के गले लग जाती है और बोलती है, यार तू ना बिल्कुल पागल है, मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर? और फिर सोनम रोने लगती है। पीछे से अनीता जी आकर दोनों को गले लगा लेती है और बोलती है, सोनम तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम शुभी को जब भी टाइम मिला करेगा तुम्हारे पास मिलने के लिए जरूर लेकर आया करेंगे। और तुम भी आ सकती हो हमारे घर मुंबई जब भी तुम्हारा मन करे। हम जानते हैं कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, पर हमारी भी मजबूरी है, इसलिए हमें शुभी को यहाँ से लेकर जाना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। 2 घंटे में शुभी की सारी पैकिंग हो गई थी। शुभी और अनीता जी घर से बाहर निकल आए थे। शुभी कविता जी के गले लगती है और फिर उनसे कहती है, मासी मैं आपको बहुत मिस करूंगी। उद्धरण चिन्ह। कविता जी भी आंखों में आंसू लिए बोली, ख्याल रखना अपना। उद्धरण चिन्ह। शुभी आगे बढ़कर सोनम के गले लग जाती है। सोनम भी शुभी को कसकर गले लगा लेती है। सोनम शुभी से रोते हुए बोली, मुझे तू बहुत याद आएगी यार। उसकी बात से शुभी की आंखें भी नम हो गई थी। सोनम शुभी को काम में बिठा देती है। अनीता जी भी घर की देखभाल के लिए कविता जी को बोलकर सोनम को गले लगा लेती है और फिर काम में बैठ जाती है। शुभी सोनम को बाय करती है और उनकी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। शाम के 6 बजे बज रहे थे। मित्तल मैंशन में सपना जी हॉल से गुजरते हुए वहां काम कर रहे लोगों से बोली, सब लोग जल्दी से अपना काम खत्म करो, अभी मैडम जी आने वाली होगी, मुझे एक भी काम में लापरवाही नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सपना जी कई सालों से मित्तल हाउस में थी। अनीता जी सपना जी पर बहुत भरोसा करती थीं। सपना जी बाहर निकलकर जाने को हुई थी कि तभी कार रुकने की आवाज सुनकर सपना जी खुद से बोली, लगता है मैडम जी आ गई। उद्धरण चिन्ह। सपना जी ने वहीं खड़े हुए मायरा को, जो कि घर की ज्यादातर किचन संभालती थी, उसे आवाज दी, मायरा जल्दी से पूजा की थाली सजा कर ले आओ। उद्धरण चिन्ह। मायरा उनकी आवाज सुनकर किचन से बाहर निकल आई और बोली, जी सपना आंटी मैं अभी लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। का के रुकते ही शुभांगी जो सोते से जाग गई थी, अंगड़ाई लेते हुए अनीता जी से बोली, दादी क्या हम लोग मुंबई आ गए? अनीता जी उसे देख हंसते हुए बोली, हाँ बेटा हम लोग आ गए, अंदर चलें। शुभी ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही का से बाहर कदम रखा तो वह अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। इतना बड़ा मैंशन उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। मैंशन के चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। वह अनीता जी के साथ चलती हुई दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला उसके सामने एक औरत हाथ में आरती की थाली लिए आ रही थी। सपना जी ने खुश होते हुए शुभी की तरफ देखा। अनीता जी शुभी से बोली, ये सपना आंटी है बेटा। उद्धरण चिन्ह। शुभी सपना जी को देख के मुस्कुराते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, नमस्ते आंटी। सपना जी ने शुभी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, नमस्ते शुभी बेबी, वेलकम टू मुंबई। सपना जी अनीता जी को देख मुस्कुराते हुए बोली,
मैडम जी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। शुभी को ये बात सुनके कुछ समझ नहीं आया, पर अनीता जी सपना जी की बात सुनकर मुस्कुराए। सपना जी शुभी की आरती करने लगी तो शुभी ने अनीता जी से पूछा, दादी यह सब? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी शुभी के सवालों से भरी निगाहों को देखते हुए बोली, तुम इस घर में पहली बार आई हो ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। आरती के बाद जैसे ही शुभी ने अंदर कदम रखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैंशन वाकई बहुत सुंदर था। बाहर से दिखने में बड़ा लगता था पर अंदर से और भी बड़ा था। उसका इंटीरियर शुभी को बहुत अच्छा लगा। वह जाकर अनीता जी के साथ लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। तभी अनीता जी ने मायरा को आवाज लगाई, मायरा, शुभी को उसके कमरे में ले जाए। उद्धरण चिन्ह। फिर वह शुभी से बोली, बेटा जाए, आप जाकर अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी ही देर में आपके दादू आने वाले हैं, तब आप उनसे मिल लेना। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने धीरे से कहा, जी दादी। उद्धरण चिन्ह। वह थक चुकी थी। दादी के गले लगकर वह ऊपर चली। सपना जी अनीता जी को देख मुस्कुराते हुए बोली, मैडम जी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। शुभी को ये बात सुनके कुछ समझ नहीं आया, पर अनीता जी सपना जी की बात सुनकर मुस्कुराए। सपना जी शुभी की आरती करने लगी तो शुभी ने अनीता जी से पूछा, दादी यह सब? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी शुभी के सवालों से भरी निगाहों को देखते हुए बोली, तुम इस घर में पहली बार आई हो ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। आरती के बाद जैसे ही शुभी ने अंदर कदम रखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैंशन वाकई बहुत सुंदर था। बाहर से दिखने में बड़ा लगता था पर अंदर से और भी बड़ा था। उसका इंटीरियर शुभी को बहुत अच्छा लगा। वह जाकर अनीता जी के साथ लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। तभी अनीता जी ने मायरा को आवाज लगाई, मायरा, शुभी को उसके कमरे में ले जाए। उद्धरण चिन्ह। फिर वह शुभी से बोली, बेटा जाए, आप जाकर अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी ही देर में आपके दादू आने वाले हैं, तब आप उनसे मिल लेना। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने धीरे से कहा, जी दादी। उद्धरण चिन्ह। वह थक चुकी थी। दादी के गले लगकर वह ऊपर चली गई। सपना जी अनीता जी के पास आई और शुभी को देखते हुए बोली, मैडम आपको नहीं लगता कि यह अभी बच्ची है? क्या ये जिम्मेदारी संभाल पाएगी? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर सपना जी को देखते हुए बोली, बिल्कुल, वह सब संभाल लेगी और सब सीख भी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सपना जी उनकी बात सुनकर मुस्कराते हुई बोली, हाँ वह तो है, सब सीख जाएगी, आप सिखाएंगे तो सीखेगी क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। सपना जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, सब अच्छा है, बहुत सुंदर है, बस थोड़ी हाइट कम है। हमारे आदि बाबा तो कितने लंबे हैं, पर देखते हैं कैसी लगती है दोनों की जोड़ी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी मुस्कुराए और बोली, इतनी भी कम हाइट नहीं है सपना, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, ये हमारी पसंद है, आज तक कभी किसी ने बुरा बताया है हमारी पसंद को। उद्धरण चिन्ह। सपना जी ने अपना सिर हिलाया और फिर बोली, जी मैडम जी। अब आप भी जाकर आराम कर लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी अपने रूम की ओर जाते हुए बोली, बस अभी थोड़ी देर में ही आ रहे हैं, हमारी शाम की पूजा का समय हो गया है। उद्धरण चिन्ह। क्या धोखा हो गया था शुभी के साथ? वो मुंबई आई थी ये सोचकर कि दादी उसके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो दादी उसकी शादी किसी आदि नाम के लड़के के साथ करने वाली थी। और कौन था ये आदि? शुभी मायरा के साथ ऊपर कमरे में गई। जैसे ही वो कमरे में एंटर हुई, एक बार फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। इतना सुंदर कमरा आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था।
वह धीरे धीरे कमरे में घूमते हुए उसे अच्छे से देखने लगी, फिर वह कमरे में बनी बालकनी में गई। मायरा वहां से चली गई। बालकनी से आने के बाद में शुभी अपना फेस वॉश करने बाथरूम में गई। वह जोर से चिल्लाई, OMG! ये तो मेरे रूम से भी ज्यादा बड़ा है, कितना सुंदर बाथरूम है। उद्धरण चिन्ह। बाथरूम एडवांस फीचर्स के साथ बना हुआ था। थोड़ी देर बाद शुभी फ्रेश होकर नीचे पहुंच गई। 7 बजे बज रहे थे। वह सपना जी के पास जाते हुए बोली, सपना आंटी, आपको पता है दादी कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। सपना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, मैडम जी पूजा कर रही हैं, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ मंदिर में। सपना जी शुभी को मंदिर की तरफ ले गई। अनीता जी को शुभी के आने का एहसास हो गया था। वह धीरे से बोली, आओ बैठो। उद्धरण चिन्ह। शुभी पीछे से उनके गले लगते हुए बोली, दादी, आपको कैसे पता कि मैं हूँ आपके पीछे? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी मुस्कुराए और मुड़कर शुभी के हाथों में प्रसाद देकर बोली, तुम्हें बंद आंखों से पहचान सकते हैं हम। चलिए आपके दादू आने वाले होंगे। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी और शुभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दूर बेल बजती है। मायरा ने दरवाजा खोला। संजीव जी को अंदर आते देखकर शुभी खुश हो गई और जल्दी से उनके पास जाते हुए बोली, दादू। उद्धरण चिन्ह। शुभी को देख के, उसकी आवाज सुनकर संजीव जी खुश हो गए थे। संजीव जी ने शुभी को गले लगाते हुए पूछा, कैसी है आप? आपने खाना खाया? शुभी मुस्कुराते होते हुए बोली, अभी कैसे, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी उसकी बात सुनकर उसका सिर सहलाते हुए बोले, सपना, जल्दी से खाना लगाओ, शुभी को भूख लगी है। आप बैठो, हम बस 5 मिनट में आते हैं चेंज करके। उद्धरण चिन्ह। शुभी जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर जाते हुए बोली, ठीक है, जल्दी आना वरना मेरे पेट के चूहे कूदकर बाहर निकल आएंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग शुभी की बात सुनकर हंसने लगे। रूम में संजीव जी बाथरूम से बाहर आए तो उन्होंने अनीता जी को सामने काउच पर बैठे देखा। अनीता जी ने संजीव जी को देखते हुए कहा, आप शुभी को अभी कुछ मत बोलिएगा, मैंने उससे अभी बात नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी थोड़ा नाखुश होते हुए बोले, अनु, इस बारे में हमसे बात ही ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी उठ खड़ी हुई और संजीव जी के पास आते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। संजीव जी इस बार सीरियस होते हुए बोले, और क्या कहें हम? आप जो कर रही हैं ठीक है क्या? क्यों उस बेचारी बच्ची की मासूमियत छीन लेना चाहती हो? अभी अपने बचपन से बाहर नहीं आई है वो और आप सोच रही हो कि वह आपके आदि को संभाल लेगी। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी ने टॉवल बेड पर फेंकते हुए आगे कहा, उसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, ना कि घर बसाने की। आपसे बस इतना कहना है हमरा की शुभी को आदि के साथ मत बांधो। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने संजीव जी की बात सुनी तो नाखुश होते हुए बोली, हमें पता था कि आप हमें नहीं समझेंगे। खैर छोड़िए ये बातें, हमें बाहर जाना चाहिए, शुभी इंतजार कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। डिनर करने के बाद तीनों आकर लिविंग रूम में बैठ गए और बातें करने लगे। यूं ही हंसते और बातें करते हुए रात के 10 बज गए। तब संजीव जी घड़ी देखते हुए बोले, बेटा अब तुम सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। शुभी भी अपनी आंखें मसलते हुए बोली, हाँ मुझे भी नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी और अनीता जी भी अपने कमरे में आ गए। अनीता जी ने बेड पर बैठते ही संजीव जी से पूछा, आदि क्यों नहीं आया? कितने बजे तक आएगा? संजीव जी काउच पर बैठते हुए बोले, उसकी मीटिंग है,
इसलिए वह होटल गया है। थोड़ी देर में आ जाएगा, आप सो जाएं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी उनकी बात सुनकर झट से बोली, नहीं, हमें आप पर भरोसा नहीं है। खुद तो सो जाएंगे और हमारे बच्चे को खाने को भी नहीं पूछेंगे, वह भूखे पेट ही सो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी उनकी बात सुनकर बुक पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी बुक को साइड में रख दिया और बोले, अनु, आप सच में शुभी की शादी आदि से कराना चाहती हो? बच्ची है अभी, आदि को नहीं संभाल पाएगी, आप तो जानती हैं आदित्य का नेचर कैसा है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी अपना चश्मा साइड रखते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह आदि को नहीं संभाल पाएगी? अब देखना, वह आदि को संभाल भी लेगी और उसे सुधार भी देगी। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी अब अनीता जी की बात सुनकर चिढ़ गए और गुस्से में बोले, अपनी बकवास बंद करें आप। उन दोनों का कोई मेल ही नहीं है। शुभी अभी 21 साल की है, नादान है, शादी जैसी जिम्मेदारी को कैसे संभाल सकती है? और उन दोनों की उम्र में भी 7 से 8 साल का अंतर है। आदि उसके लायक बिल्कुल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी गंभीर होते हुए बोले, आप अच्छे से जानती हो कि आदि कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होगा, और अगर इस तरह से जबरदस्ती शादी करवा भी देंगे तो शुभी की जिंदगी खराब हो सकती है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो क्या करेंगे हम? अनीता जी अब संजीव जी की बातें सुनकर भावुक हो गई और फिर भारी मन से बोली, आप क्या चाहते हैं? आदि को ऐसे ही घुट घुट के मरने दें? देखा है ना क्या हालत बना ली है उसने अपनी। 3 साल पुराने हादसे के वजह से पहले ही वह अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दे रहा, इसलिए हमें ही उसकी जिंदगी में जबरदस्ती किसी ना किसी को तो लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। वह आगे बोली, आपको पता है कि हमने कितनी कोशिश की, पर जितनी भी लड़कियां देखी या तो हमारे बच्चे के चेहरे पर मरती हैं या फिर उसके पैसों पर। ऐसी लड़कियां जिंदगी भर तो क्या 1 से 2 साल भी साथ नहीं देंगी। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी उठे और खिड़की के पास जाते हुए बोले, अनु, अगर शुभी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी अपनी जगह से उठते हुए बोली, कुछ गलत नहीं होगा। हम अच्छे से जानते हैं आदि के लिए शुभी से बेहतर जीवन साथी कोई और हो ही नहीं सकता। सब अच्छा होगा, देखना आप। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, शुभी की मर्जी जानी? उससे पूछा कि वह शादी करना चाहती है कि नहीं, या फिर इतनी खुदगर्ज हो गई हैं आप कि अपने पोते के चक्कर में आपको शुभी की भावनाओं का एहसास ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी संजीव जी की बात सुन इस बार गुस्से में बोली, हाँ है खुदगर्ज हम, आप बस इतना सुन लीजिए, शुभी और आदि की शादी होकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी की आंखों में नमी देख संजीव जी उनके पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। वो उनकी पीठ सहलाते हुए बोले, अनु, अब हम क्या कहें आपसे? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी धीरे से बोली, आप कुछ मत कहिए, इसमें शुभी की भी भलाई है। हमारे मरने के बाद कौन उसको देखेगा, और हमारे मरने के बाद आदि के पास भी एक सच्चा साथी होना चाहिए। इसलिए अच्छा है कि वह दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए। अनीता जी संजीव जी से अलग होते हुए बोली, शुक्रवार के दिन मैंने दोनों की शादी की डेट तय कर दी है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी संजीव जी से अलग होते हुए बोली, शुक्रवार के दिन मैंने दोनों की शादी की डेट तय कर दी है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी ने अनीता जी को देखते हुए कहा, क्या? फिर भी एक बार दोनों से बात तो कर लो। आप करना क्या चाह रही हैं अनु? हम कुछ समझ पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, हम उन दोनों से बात करेंगे और दोनों को मना भी लेंगे।
उद्धरण चिन्ह। संजीव जी को अब गुस्सा आ रहा था तो वह गुस्से में बाहर निकल गए। अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और फिर खुद से बोली, आपको हम अभी गलत लग रहे हैं, पर एक दिन आप ही बोलेंगे कि हमने जो किया वो बहुत सही किया, अभी आप समझ नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रात के 12 बजे संजीव जी कमरे में वापस आते हैं तो देखते हैं कि अनीता जी किताब पढ़ते पढ़ते सो गई हैं। वो उनको ठीक से बिस्तर पर लिटाते हैं और उन्हें देखकर मन में बोले, खुद से बोले, पता नहीं अनु आप कैसी जिद पकड़ कर बैठी हो। आदि अभी तक घर नहीं आया था। सुबह अनीता जी की आंख खुली तो उन्होंने संजीव जी को काउच पर सोते हुए देखा। वो खुद से बोली, ये यहाँ सो रहे हैं तो इसका मतलब आदि लेट आया कल रात। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी उठकर बाथरूम में चली गई। अनीता जी बाहर निकल कर आई तो देखा संजीव जी रूम में नहीं थे। अनीता जी तैयार होकर बाहर निकल कर आ गई। सपना जी ने अनीता जी को पूजा की थाली देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम जी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने थाली लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सपना। पूजा के लिए प्रसाद बन गया। सपना जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, जी मैडम आप चालिए, मैं अभी मंदिर में लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इधर संजीव जी बाहर जाकर ड्राइवर से पूछते हैं, आदि कितने बजे आया था रात को। ड्राइवर बोला, सर तो रात के 1:30 बजे आए थे घर पर। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी ने आगे पूछा, ड्रिंक करके आया था। ड्राइवर ने संजीव जी की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। संजीव जी ड्राइवर का इशारा समझकर बोले, अगर मैडम इस बारे में पूछे तो उन्हें कुछ मत बताना, कह देना कि आदि रात के 12 बजे तक आ गया थे। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जी सर। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी अंदर चले गए। गुड मॉर्निंग दादू। संजीव जी शुभी को देख मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। आपको नींद तो ठीक से आए ना, जगह चेंज हो जाए तो नींद नहीं आती है। उद्धरण चिन्ह। शुभी भी उनकी बात सुनकर कर बोली, हाँ सही कहा आपने दादू, मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई पर फिर आ गई थी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी अपने हाथ में आरती की थाली लिए हुए दोनों के पास आती हैं। अनीता जी सबसे पहले शुभी को आरती देती हैं। उसके बाद संजीव जी को, फिर दोनों को प्रसाद देते हुए बोली, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए, नाश्ता करके चलते हैं, आज हमारी मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी अनीता जी की बात सुनकर अपने रूम की ओर बढ़ गए। अनीता जी ने आरती का थाल सपना जी को पकड़ा दिया और फिर शुभी से बोली, आओ शुभी, हम तब तक डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और नाश्ता लगा लेते हैं। अनीता जी शुभी के चेहरे पर आए भावों को देखते हुए बोली, टेंशन मत लो, हम जल्दी घर आ जाएंगे, बस थोड़ा सा ऑफिस में काम है और हम पता करते हैं कि यहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, फिर आपका एडमिशन करवा देंगे। उद्धरण चिन्ह। आज के बाद वैसे भी अनीता जी कम ही ऑफिस जाने वाली थी, वो आज रिटायर हो रही थी अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियों से। थोड़ी देर बाद संजीव जी, अनीता जी और शुभी को नाश्ते की टेबल पर ज्वाइन करते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद अनीता जी शुभी से कहती हैं, मायरा से कहकर अपने कमरे में अपना सारा सामान सेट करवा लेना। उद्धरण चिन्ह। शुभी अनीता जी को देखते हुए बोली, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आप सोच रही हो कि मैं यहाँ पर बॉ हो जाऊंगी, मैं नहीं होने वाली, मैं सोनम से बात करूंगी और मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मैं वह कर लूंगी, तब तक तो आप आ ही जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने खुश होते हुए बोली, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी में बैठने के बाद अनीता जी ने संजीव जी से पूछा, आदि रात को कितने बजे आया था। संजीव जी ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, 12 बजे तक आ गया था, मीटिंग की वजह से लेट हो गया।
हमने उसे खाना भी खिला दिया था, आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं, वो ठीक है अब। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में वह दोनों ऑफिस पहुंच गए। अनीता जी अपने कैबिन में चली गई और संजीव जी अपने कैबिन में। अंदर पहुंचकर अचानक से अनीता जी को कुछ याद आया। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और सपना जी को कॉल लगाया। उधर से कॉल पिक होते ही वह बोली, हेलो हेलो सपना। उद्धरण चिन्ह। जी मैडम जी। सपना जी की आवाज सुनकर अनीता जी ने पूछा, शुभी कहाँ पर है? सपना जी बोली, बेबी तो अपने रूम में है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, आदि के उठने का टाइम हो रहा है, वह जी यम जाएगा या नाश्ता करेगा, तो तब तक इस बात का ख्याल रखना कि उस समय शुभी आदि के सामने ना आए, तुम शुभी को उसके रूम में ही रोके रखना 11 बजे तक, उसके बाद तो आदि ऑफिस आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल आदित्य शुभी के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो अनीता जी चाहती थी वह खुद उन दोनों को मिलवाए। सपना जी ने उनकी बात सुनकर कर हाँ कहा और फिर कॉल काट दिया। सपना जी ने मायरा को शुभी के रूम में भेज दिया, जिससे वह शुभी को बातों में उलझाए रखे। मायरा शुभी के रूम में सामान सेट कर रही थी। तभी शुभी के सामान से 2 बड़ी और 1 छोटी ट्रॉफी मिली तो मायरा ने शुभी से पूछा, शुभी यह ट्रॉफी आपकी है? उद्धरण चिन्ह। शुभी ट्रॉफी को अपने हाथों में लेते हुए बोली, हाँ ये तीनों मेरी है, ये 2 मुझे मेरे कॉलेज में मिली और यह मुझे अपने स्कूल में एक डांस कंपटीशन जीतने पर मिली। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने उसकी बात सुनकर खुश होते हुए पूछा, तो मतलब आप बहुत अच्छा डांस कर लेती होंगी? उद्धरण चिन्ह। शुभी ने मायूस होकर कहा, हाँ पर अब सब छूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने शुभी से उसकी बात सुनकर पूछा, ऐसा क्यों? शुभी कुछ देर के लिए चुप हो गई। शुभी ने बात टाल दी और बोली, मैं आपको दीदी बुला सकती हूं ना? उद्धरण चिन्ह। मायरा ने खुशी से अपना सिर हिला दिया। ऐसे ही बातें करते हुए मायरा शुभी का सामान सेट करने में बिजी हो जाती है। शुभी भी अपना फोन चलाते चलाते अब बोर हो गई थी। वह मायरा को काम करते हुए देखती है, तो वह मायरा को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चुपचाप अपने रूम से बाहर निकल जाती है और घर में इधर उधर घूमने लगती है। पूरा घर घूमते घूमते वह घर के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। शुभी देखती है कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े हॉल बने हुए थे। थोड़ा आगे निकलकर बहुत बड़ा टेरेस था। शुभी देखती है कि एक हॉल में जिम का सेटअप था। शुभी अपने मन में सोचती है, दादू इस उम्र में भी जिम करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह जिम में घूमने लगती है, पर तभी अचानक से उसका पैर वहां रखे डंबल पर पड़ता है और वह सीधे जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। उसके पैर में दर्द होने लगता है। वो उठने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी नज़र सामने ग्लास दूर पर ठहर जाती है। वहां अंदर कोई था। शुभी अपने सामने एक लड़के की पीठ देख पा रही थी और वह लड़का वर्कआउट कर रहा था। पहले तो शुभी थोड़ा डर गई, पर फिर उसका कसा हुआ शरीर देखकर शुभी उठकर उसको वहीं बैठे देखने लगी। शुभी उस लड़के को देखकर अपने आप से बोली, कितनी परफेक्ट बॉडी है, पीछे से देखने पर तो बिल्कुल सलमान और ऋतिक लग रहा है, पर हाँ उनके जितना गोरा नहीं है ये। उद्धरण चिन्ह। लड़के का रंग गोरा ना होकर सांवला था। उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और उस पर पसीने से भीगी हुई उसकी बैक। उसकी बॉडी अलग ही शाइन कर रही थी। हाइट उसकी लगभग 6 फुट के आसपास थी। शुभी उसको अभी भी बैठकर निहार रही थी, पर उसको अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। शुभी एकदम से अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, शुभी क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे कैसे देख सकती है किसी लड़के को? उद्धरण चिन्ह।
तभी अचानक से कोई शुभी के कंधे पर हाथ रख देता है। शुभी इससे पहले कि शुभी डर कर चिल्लाए, मायरा अपना हाथ शुभी के मुंह पर रख देती है और उसको बाहर ले आती है। मायरा ने शुभी से बाहर निकलकर पूछा, आप यहाँ कैसे आ गई? चलिए नीचे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने एक बार फिर पीछे देखते हुए कहा, वो मैं बस घर देखते देखते यहाँ आ गई। वैसे मायरा दीदी, यहाँ दादू और दादी के अलावा और कोई भी रहता है क्या? मायरा नीचे जाते हुए बोली, हाँ आदि सर भी रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने जल्दी से मायरा से पूछा, जो अभी जिम में थे वही ना, वह यहाँ क्यों रहते हैं? मायरा रुकी और बोली, हाँ वही, वो मैडम और सर के ग्रैंडसन है, इस घर के इकलौते वारिस, आदित्य मित्तल। उद्धरण चिन्ह। मायरा फिर घबराते हुए बोली, आप यहाँ से चलिए, वह बहुत खड़ूस है, उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि जब वो जिम में हो तो कोई वहाँ आए, अगर यहाँ पर हम दोनों को देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। शुभी मायरा को देखते हुए बोली, हाँ चलिए। उद्धरण चिन्ह। शुभी मुड़कर एक बार और जिम की ओर देखती है और फिर मायरा के साथ अपने रूम में वापस आ जाती है। क्या शुभी को पहली नज़र में आदि पसंद आ गया था? क्या शुभी और आदि एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देंगे? ये फैसला इन दो जवान लोगों की जिंदगी आबाद करेगा या बर्बाद। शुभी रूम में आ जाती है और मायरा नीचे चली जाती है। तभी शुभी को सोनम का कॉल आता है तो शुभी सब भूलकर उससे बातें करने में बिजी हो जाती है। सोनम से काफी देर बात होने के बाद शुभी को अब भूख लग रही थी। वो रूम से नीचे जाने लगी, पर तभी नीचे आते हुए उसे नीचे हॉल में दो लोगों को बात करते हुए देखा। शुभी उन दोनों को देख खुद से बोली, कहीं इनमें से एक वही खड़ूस तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़के की नज़र शुभी पर पड़ी, उसका चेहरा शुभी के तरफ था और दूसरे वाले की पीठ शुभी की तरफ थी। उस लड़के की नज़र खुद पर महसूस कर शुभी डर से पिलर के पीछे खड़ी हो गई। वो एक बार फिर बोली, हे कान्हा जी, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है यही है वो जिम वाला बंदा, कहीं इसने मुझे जिम में देख तो नहीं लिया, इसलिए मुझे घूर रहा है। शुभी एक बार फिर झांक कर देखती है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो गोरा है, हम तो मतलब खड़ूस उसके सामने वाला है। उद्धरण चिन्ह। शुभी वही छुपके फिर से नीचे देखने लगी। नीचे आदित्य अपने दोस्त समीर के साथ खड़ा था। आदित्य शुभी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था और शुभी के सामने समीर था। शुभी के कंधे पर किसी ने अचानक से हाथ रखा, जिस वजह से शुभी एकदम से कांप गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई थी। उसने पीछे पलट के देखा तो मायरा खड़ी हुई थी। शुभी बोली, क्या यार दीदी, आप ऐसे पीछे से आकर क्यों डराती हो? हार्ट फेल हो जाना था अभी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मायरा ने शुभी के कंधे पर से हाथ हटाते हुए पूछा, अरे पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे छिपकर क्या देख रही हो नीचे? शुभी वापस नीचे देखते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, मैं बस उस खड़ूस लंबू को देख रही हूँ, ये वही है ना जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। मायरा नीचे देखा तो सामने समीर खड़ा हुआ था। मायरा बोली, हाँ, पर जो सामने है वो समीर सर हैं और आदित्य सर तो तुम्हारी ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। शुभी बोली, हाँ, वो तो मैं समझ गई थी। शुभी एक बार फिर आदित्य की पीठ को देखते हुए बोली, यह अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते, पीठ करके क्यों खड़े हैं? हाय हाय शुभी, कहीं शक्ल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना? शुभी ने अभी इतना सोचा ही था कि तभी आदित्य पलटकर अपना फोन सोफे से उठाता है और फोन में कुछ देखने लगता है। शुभी जो कि खुद से बातें कर रही थी अब अपने सामने आदित्य का चेहरा देख रही थी। वो एक पल के लिए जम गई। शुभी अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आदित्य को देखने लगी। उसका ध्यान टूटा जब उसके कानों में मायरा की आवाज सुनाई दी,
चलो अंदर चलो, मैंने तुम्हारा रूम पूरा सेट कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। शुभी को अभी होश ही नहीं था, पर फिर भी वह मायरा की आवाज सुनकर धीरे से बोली, हाँ चलती हूँ, चलिए। उद्धरण चिन्ह। शुभी का दिल आज पहली बार पता नहीं क्यों बहुत शोर मचाने लगा। वो रूम में आई पर उसका ध्यान उसकी चीजों पर नहीं, बस अपने दिमाग में घूम रहे आदित्य के चेहरे पर था। उसकी पहली झलक ने शुभी के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वह बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो एक बार फिर आदित्य का वही चेहरा उसके सामने आ गया। उसने अभी तक आदित्य की आंखें नहीं देखी थीं क्योंकि आदित्य ने उस समय अपना चेहरा झुकाया हुआ था, पर जितना भी उसे एक हाथ था शुभी ने उसके दिल में घंटियां बजाने के लिए काफी था। इधर समीर के साथ आदित्य बाहर निकल कर आता है, पर दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अनीता जी मिल जाती हैं। समीर ने उन्हें देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने मुस्कराते हुए समीर से कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उद्धरण चिन्ह। वह आदित्य की ओर पलटकर देखते हुए उससे बोली, आदि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम बाद में ऑफिस चले जाना। अनीता जी ऑफिस से वापस लौट आई थी। आदित्य ने भी उनकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और फिर वह समीर को देखते हुए बोला, सैम तू ऑफिस चला जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। समीर ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, पर जल्दी आना, आज हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। समीर वहां से चला गया और अनीता जी आदित्य को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। आदित्य ने अपनी दादी को कहीं खोया देख उनसे पूछा, क्या हुआ दादी, आपको क्या बात करनी थी? अनीता जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात आदित्य के सामने कैसे रखे, पर बात तो करनी ही थी, इसलिए हिम्मत कर एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वह धीरे से बोला, ये आप क्या बोल रही हो दादी? अनीता जी झट से बोली, जो तुमने अभी सुना सही सुना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, दादी आप जानती हो, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। अनीता जी आदित्य के हाथ को पकड़कर बोली, शादी तो तुमको करनी पड़ेगी आदि। जितना जल्दी इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। वह आगे बोली, शादी तो होगी, अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुमको श्रुति से शादी करनी है या हमारी पसंद से, अब तुम सोच लो किससे शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली, उसे अनीता जी की बात पसंद नहीं आई थी। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने सोच लिया है दादी, और मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मैं शादी नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। आदित्य इतना बोलकर जाने को हुआ ही था कि अनीता जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, ठीक है मत कीजिए शादी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी आदित्य से दूर जाकर विंडो के पास खड़ी हो गई। आदित्य अपनी दादी के पास आया और बोला, दादी आप क्यों शादी की जिद पर अड़ी हुई हैं, मुझे नहीं करनी शादी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने बिना आदित्य को देखे हुए कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। आदित्य ने उनकी बात सुनकर अपनी दादी का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। वो उनके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, दादी प्लीज आप मुझे यूं इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, आप जानती हैं मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने आदित्य के हाथों को झटकते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से आदि। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। आदित्य अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। जब अनीता जी ने देखा कि वो वहीं खड़ा है तब वह बोली, तुम्हें पता है आदि,
जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए तो हम बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। एक उम्मीद की किरण आपके दादाजी ने हमें दिखाए। वह तुम थे। सोच लिया था कि बस अब तुम्हारे लिए जीना है, तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना है और इसी तरह हमें हमारा बेटा और बहू भी वापस मिल जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के रूप में। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूं मैं दादी। अनीता जी अब आदित्य की बात सुनकर भड़क गई और गुस्से से बोली, ठीक है, जाइए यहाँ से, अब हमें तुमसे कुछ और नहीं कहना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उनकी आवाज सुनकर कुछ कहना चाहा पर अनीता जी ने अपना हाथ दिखाकर आदित्य को चुप रहने को और उसे वहां से जाने को कहा। आदित्य वहां से गुस्से में बाहर चला गया। इधर शुभी अपने रूम में बौ हो गई थी। सोनम से बात करने के बाद आदित्य का ख्याल भी उसके मन से निकल गया था। थोड़ी देर बाद ऐसे ही लेटे लेटे उसे नींद आ गई। शाम को उसकी नींद खुली तो वह देखती है कि दादी उसके सिर पर हाथ रखकर उसके बालों पर हाथ फेर रही थी। शुभी उठकर बैठ गई और बोली, अरे दादी, आप कब आए और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, कितना टाइम हो गया है? पता नहीं, मैं कब से सो रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, शाम के 5:30 बज रहे हैं, चलो तुम उठ गई हो तो हम तुम्हारे बालों में तेल लगा देते हैं। शुभी ने झट से हाँ में सिर हिला दिया। अनीता जी शुभी को बालकनी में ले जाती हैं। अनीता जी सोफे पर बैठ जाती हैं और शुभी नीचे उनके पैरों के पास। अनीता जी शुभी के बालों में तेल लगाते हुए बोली, शुभी, अगर आज हम तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम हमें दोगी? उद्धरण चिन्ह। शुभी उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, क्या दादी, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने उसके बालों में मसाज करते हुए कहा, हाँ, फिर भी हमारे पास एक चीज की कमी है और वह तुम ही हमें दे सकती हो। उद्धरण चिन्ह। शुभी थोड़ी हैरान हुई मगर फिर बोली, अच्छा, अगर मेरे पास है तो मैं आपको जरूर दे दूंगी, पर आप पहले बताइए तो आपको क्या चाहिए? अनीता जी ने अपना फोन उठाया और उसमें से एक फोटो शुभी को दिखाए और बोली, ये जो तुम लड़का देख रही हो ये हमारा पोता आदित्य है, हमारे बेटे और बहू की आखिरी निशानी। हमारा बेटा और हमारी बहू अब इस दुनिया में नहीं है। हमने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया हमारे परिवार के बारे में, ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। शुभी उनकी बात सुनकर एकदम चुप हो गई। सही मायने में अब उसने आदित्य को अपने सामने देखा था। उसकी गहरी काली आंखें, पतले होंठ जिन पर शुभी की नज़र ठहर गई, उसके होठों का रंग पिंक नहीं था पर फिर भी वो उसके चेहरे पर परफेक्ट लग रहे थे। हल्की दाढ़ी, फोरहेड पर आते उसके छोटे छोटे बाल। फोटो देखकर एक बार फिर शुभी का दिल धड़का और शुभी ने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लिया। शुभी का ध्यान टूटा जब अनीता जी ने उसे आवाज दी, क्या हुआ बच्चा? शुभी उनकी ओर देखते हुए बोली, मुझे पता है दादी कि आदित्य सर के पापा मम्मी नहीं है। मुझे एक बार दादू ने बताया था जब मैंने उनसे पूछा उनकी फैमिली में कौन कौन है। उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया था कि उनके बेटे और बहू की का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद दादू चुप हो गए और मैंने भी उनसे फिर कुछ नहीं पूछा। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी शुभी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, एक बात कहें तुमसे, मानोगी? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने शुभी को उठाकर अपने पास बैठा लिया और बोली, शुभी क्या तुम आदित्य से शादी करोगी? शुभी यह सुनकर एकदम से अनीता जी को देखने लगी, देखते हुए बोली, यह क्या कह रही है दादी आप? अनीता जी ने उसके गाल छूकर कहा, यही कि क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? हम चाहते हैं कि तुम हमारे आदित्य से शादी कर लो। उद्धरण चिन्ह। शुभी अपनी जगह से उठकर दूर खड़ी होकर बोली, पर दादी यह कैसे हो सकता है, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ शादी के लिए। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा,
और मुझे तो वह बहुत खड़ूस लगते हैं, मैं उनसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। शुभी को भले ही आदित्य पसंद आया था पर अपनी फीलिंग्स को वो अभी पहचान ही नहीं पाई थी और मायरा ने भी आदित्य की इमेज शुभी के सामने चेंज कर दी थी। उसने उसे बताया था कि आदित्य बहुत गुस्से वाला है और गुस्से में वो कुछ भी कर जाता है। अनीता जी शुभी की बात सुनकर उसके पास आते हुए बोली, क्या तुमने कब आदित्य से बात की? शुभी दादी को देखते हुए बोली, मैंने बात नहीं की पर मैंने उनको देखा है, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं देखा पर वह शक्ल से ही खड़ूस लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी शुभी को समझाते हुए बोली, नहीं तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शुभी उनकी वही शादी की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, नहीं दादी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी को अब गुस्सा आ गया था और वह शुभी को अपनी ओर खींचते हुए बोली, ठीक है, पर क्या तुम पर हमने अभी तक जितने भी एहसान किए हैं उन एहसान के बदले तुम हमारी ये एक ख्वाहिश को नहीं पूरा कर सकती। अनीता जी के मुंह से एहसान शब्द सुनकर शुभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होठों की मुस्कुराहट खोने लगी। अनीता जी की बात ने उसे बहुत हर्ट कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनीता जी ने जब शुभी की आंखों में आंसू देखे तो वह अपने मन में सोचने लगी, हमें पता है शुभी कि आज हमने तुमसे यह एहसान वाली बात करके तुमको कितना दुख पहुंचाया है, पर क्या करें, हमें पता है ऐसे तो तुम शादी नहीं करोगी और यह सब हम आपकी भी भलाई के लिए कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने शुभी से कठोर शब्दों में आगे कहा, हम तुम्हें 2 घंटे का समय दे रहे हैं, तुम हमें सोचकर बता देना कि तुम्हारा क्या फैसला है, उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे बारे में सोचकर ही फैसला करोगी। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी के वहां से जाने के बाद भी शुभी वहीं पर बालकनी में सोफे पर बैठी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से दादी इतना कैसे और क्यों बदल गई, और वह क्यों उसकी शादी आदित्य से करवाना चाहती हैं। इधर अनीता जी जब बाहर आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह ये सब शुभी से बोलना नहीं चाहती थी पर उनको ये सब बोलना पड़ा। रात के 8 बजे के समय आदित्य और संजीव जी घर पर आए। आदित्य जल्दी से अपनी दादी के रूम में गया। रूम के बाहर वह सपना जी से टकरा गया। उन्हें रोककर उसने पूछा, आंटी दादी कहाँ है? कैसी है वह? उन्होंने खाना खाया कि नहीं? सपना जी ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, नहीं आदि बाबा, उन्होंने खाना नहीं खाया है और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, डॉक्टर उनको चेक करके गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सपना जी की बात सुनकर आदित्य जल्दी से अपनी दादी के कमरे में गया तो उसने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी। संजीव जी भी आदित्य के पीछे पीछे आ गए। आदित्य परेशान सा उनके पास बैठते हुए बोला, दादी आप ये कैसी जिद लेकर बैठी हुई है और आपने खाना क्यों नहीं खाया है? उठिए आप खाना खा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और बोली, नहीं हमें खाना नहीं खाना है, तुम यहाँ से चले जाओ। आदित्य परेशान होते हुए संजीव जी से बोला, दादू आप ही दादी को समझाए ना कि कैसी जिद पकड़ कर बैठी हुई है, खाना क्यों नहीं खा रही हैं? दादी प्लीज खाना खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। संजीव जी वहां पर खड़े चुपचाप अनीता जी को देख रहे थे। वह समझ चुके थे कि अनीता जी नाटक कर रही हैं पर वो कुछ नहीं बोले और बाहर चले गए। आदित्य ने देखा कि संजीव जी बाहर चले गए हैं तो उसने आवाज दी, दादू आप कहाँ जा रहे हैं? पहले दादी को बोलिए कि वह खाना खा ले। दादी चलिए उठिए ना, प्लीज खाना खा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने बिना आदित्य के तरफ देखे हुए कहा, नहीं आदि, हमें खाना नहीं खाना, वैसे भी तुमको क्या फर्क पड़ता है हम बीमार हो या मर जाएं? आदित्य उनकी बात सुनकर गुस्से में बोला, दादी प्लीज, आप ये सब कैसे बोल सकती हो? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद आदित्य बोला,
मैं जानता हूँ कि आप ये सब किस वजह से कर रही है। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर आप खाना खा लीजिए। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं श्रुति से शादी नहीं करूँगा। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने जब आदित्य के मुंह से यह सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आदित्य की ओर पलटते हुए बोली, सच कह रहे हो ना तुम? ठीक है, तुम श्रुति से शादी मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। उद्धरण चिन्ह। अपनी दादी को खुश होते देख आदित्य उठा और उनसे दूर जाते हुए बोला, हाँ पर दादी, मेरी एक शर्त है। इधर रूम में शुभी सोनम को बार बार फोन लगा रही थी, पर सोनम शुभी का फोन नहीं उठा रही थी। शुभी को बहुत घबराहट हो रही थी, बेचैनी महसूस कर रही थी वह इस समय। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। क्या शुभी शादी के लिए कर देगी हाँ? क्या है आदित्य की शर्त? कहीं ये शादी शुभी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर देगी? क्या कर्ज के मंडप में अपने सपनों को जला देगी मासूम शुभी? अनीता जी आदित्य की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। उन्होंने उससे पूछा, कैसी शर्त? आदित्य विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखते हुए बोला, मैं इस शादी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ, कम से कम 6 महीने तक। अगर मुझे इन 6 महीनों में लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो मैं उस लड़की को डिवोर्स दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अनीता जी की ओर मुड़ा और आगे बोला, आपको मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो गई। वो समझ गई थी कि आदित्य इस शादी से बचने के लिए ये सब कर रहा है। आदित्य अनीता जी को चुप देखकर मन ही मन खुश होने लगा था। थोड़ी देर बाद अनीता जी ने आदित्य से कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, पर तुम ये शर्त वाली बात किसी को नहीं बताओगे, अपने दादू को भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को सुनकर थोड़ा झटका लगा। वह शॉक हो गया था दादी के फैसले से। उसको लगा था कि दादी उसकी शर्त सुनकर शादी के लिए मना कर देंगे, पर उसकी यह चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। आदित्य ने बेमन से कहा, ठीक है, चलिए अब आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी खानी है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने सपना जी को आवाज दी। सपना जी अंदर आई तो वह उन्हें देखकर बोला, दादी का खाना यहीं ले आइए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अनीता जी को बेड पर बैठाते हुए बोला, दादी आप खाना खा लीजिए, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने आदित्य को जाते देख जल्दी से कहा, रुको आदि, ये तो सुनते जाओ कि तुम्हारी शादी कब है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ये सुनकर वापस से अनीता जी के पास बैठ गया और फिर उनको देखते हुए बोला, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता दादी, ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूँ, इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि कब करनी है शादी, फिर मुझे बता दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने आदित्य के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहा, ठीक है, पर तुम एक बार लड़की से नहीं मिलना चाहोगे? आदित्य ने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाते हुए स्पष्ट होकर कहा, आप तो मिली ही होंगी तो मैं क्या करूंगा मिलकर, मुझे नहीं मिलना। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी उसकी बात सुनकर बोली, ठीक है, तो परसों ही मिल लेना, शुक्रवार को ही हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उनकी बात सुनकर परेशान होते हुए बोला, इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी मुस्कुराए और बोली, हाँ हमें बहुत जल्दी है तुम्हारे बच्चे खिलाने की, क्या पता अब हम कितने दिन और जिएंगे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उनकी बात सुनकर जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहा, ठीक है दादी, जैसा आपको अच्छा लगे कीजिए, पर ये मुझे छोड़कर जाने वाली बात की तो मैं शादी नहीं करूंगा। तभी सपना जी अनीता जी के लिए खाना लेकर रूम में आ जाती हैं। आदित्य अनीता जी के पास से उठते हुए बोला, दादी अब आप खाना खा लीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है,
ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वहां से उठकर चला जाता है। सपना जी ने आदित्य के जाते ही अनीता जी से पूछा, क्या हुआ मैडम जी? क्या आदि बाबा शादी के लिए मान गए? अनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मानता कैसे नहीं, आज तक ऐसा कोई काम है जो हम नहीं कर पाए हैं। पर तुम ये सब छोड़ो, लाओ जल्दी लाओ खाना, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी अपने स्टडी रूम से बाहर निकले। उन्होंने मायरा को देखा तो मायरा से पूछा, शुभी नहीं दिख रही, खाना खा लिया उसने? मायरा संजीव जी की आवाज सुनकर जल्दी से बोली, जी अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी उसकी बात सुनकर ऊपर जाते हुए बोले, ठीक है तुम खाना डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मैं शुभी को लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी शुभी के रूम में आए तो उन्होंने देखा शुभी सो चुकी थी। वो उसे देख खुद से बोले, ये तो सो गई, पता नहीं यहाँ पर बच्ची का मन लग भी रहा है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी वापस नीचे आ गए। आज वह अकेले ही डिनर कर रहे थे तभी अनीता जी वहां आ गई और उनके सामने बैठ गई। अनीता जी खुश होते हुए बोली, आदि शादी के लिए मान गया है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी खाना खाते हुए बोले, हम पहले ही समझ गए थे कि आज आप आदि को शादी के लिए मना कर ही मानेंगी, आपका नाटक हमसे नहीं छुप सका। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी खुद पर इतराते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, नाटक ही सही, पर वह मान तो गया ना। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर संजीव जी अचानक से बोले, और शुभी, उससे पूछा आपने? उद्धरण चिन्ह। अनीता जी अपनी खुशी काबू करते हुए बोली, उससे भी पूछ लूंगी, अभी जा रही हूं उससे बात करने। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी ने अनीता जी को रोकते हुए कहा, नहीं अभी मत जाओ, वह सो रही है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी उनकी बात सुनकर जाते हुए रुक गई और फिर वापस डाइनिंग टेबल पर आते हुए बोली, इतनी जल्दी सो गई, उसने खाना खाया? संजीव जी बाइट लेते हुए बोले, नहीं ऐसे ही सो गई बेचारी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी ने संजीव जी को सुनकर उन्हें टोकते हुए कहा, आप ना उसे बच्ची बोलना बंद कीजिए, वो अब हमारे घर की बहू है। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी को अनीता जी की बात पसंद नहीं आई और वह चिढ़ते हुए बोले, इसमें बच्ची बोलने से क्या परेशानी है? और हम एक बात कहें, आप शुभी को इस शादी के लिए फोर्स मत करना। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी संजीव जी की बात सुनकर झेप गई पर खुद को शांत दिखाते हुए वह बोली, नहीं, हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो हमारे आदि को पसंद करती है, हमने उसे फोटो दिखाई थी आदि की। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, आदि की फोटो देखकर कौन सी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी? पर पसंद और प्यार दोनों बातें अलग हैं, दोनों में अंतर होता है। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी भी अपनी जगह से उठते हुए बोली, हमें ना आपकी यह फालतू बातें सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शादी में बस एक दिन ही है और हमें कल के दिन में ही सारी तैयारी करनी है, बस आपको ये बताना था कि यह शादी एक सीक्रेट है, कम से कम 6 महीनों के लिए। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी को उनकी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए वह थोड़ा चौंकते हुए अनीता जी से पूछते हैं, ऐसा क्यों? संजीव जी की बात का जवाब देते हुए अनीता जी बोली, आप तो जानते ही हैं कि अमीषा की बहन निशा इस समय यहाँ इंडिया में है। वो बहुत ही पागल लड़की है और अगर उसे पता चला कि आदि ने शादी कर ली है तो पता नहीं, कहीं वह शुभी के साथ कुछ गलत ना कर दे। जब तक वह इंडिया से चली नहीं जाती तब तक हम शादी को सीक्रेट ही रखेंगे। संजीव जी उनकी बात सुनकर बोले, ये तो सही कहा आपने। उद्धरण चिन्ह। संजीव जी को अपनी बात से संतुष्ट देखकर अनीता जी ने मन में सोचा, हमें माफ कर दीजिए, आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर शादी को सीक्रेट रखने की यह भी एक खास वजह है, इसलिए हम आदि की शर्त मान गए।
उद्धरण चिन्ह। इधर आदित्य आज घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह बार में समीर के साथ बैठा हुआ था। आदित्य के हाथ से शराब का ग्लास लेते हुए समीर ने उससे पूछा, यार तू मुझे वजह बताएगा कि तू आज फिर क्यों पी रहा है? कल भी तूने बहुत पी ली थी, अब चल चुपचाप से घर चल, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपना ग्लास वापस छीनते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दादी क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है। मैं पागल हो जाऊंगा, परसों मेरी शादी है, ये सोच सोच कर मेरा सिर फट रहा है। उद्धरण चिन्ह। समीर ने आदित्य की बात सुनकर शॉक होते हुए पूछा, शादी किससे? आदित्य गुस्से में झल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि परसों मेरी शादी है। उद्धरण चिन्ह। समीर नौटंकी करते हुए बोला, क्या तूने मुझे नहीं बताया लड़की कौन है और शादी कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसको देख चिढ़ते हुए बोला, तुझे ना कुछ बोलने का फायदा नहीं है। अभी क्या बोला मैंने कि मैं कुछ नहीं जानता? उद्धरण चिन्ह। समीर आदित्य को देख हंसते हुए बोला, यार शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल दादी का फरमान है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने समीर को देख उसके गाल पर हल्के से मारते हुए कहा, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। तू अगर शादी नहीं करता ना तो दादी को मेरी शादी कराने की इतनी जल्दी नहीं होती। तेरी वजह से मुझे शादी करनी पड़ रही है। तुझे पता है लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पर कोई मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हैं। एंड आई एम डैम श्योर जो लड़की दादी ने देखी होगी वह भी इसीलिए ही मुझसे शादी करने को तैयार है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य आगे बोला, पता है मैं उस लड़की से एक भी बार नहीं मिला हूं और वो मुझसे शादी कर रही है। क्यों? पैसा पर यह बात दादी को समझ में नहीं आती। इन लड़कियों का क्या है, जब एक से मन भर जाता है तो दूसरे के पास चली जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। समीर बोला, ठीक है यार, तू सब लड़कियों को एक जैसा ही क्यों समझने लगा है? दादी ने देखी है तो मैं तो श्योर हूं कि वो लड़की अच्छी ही होगी। चल अब हम लोग घर चल रहे हैं और मैं आज तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाला। उद्धरण चिन्ह। आदित्य समीर को ना करते हुए बोला, नहीं यार मैं नहीं जा रहा, तू जा मैं चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। समीर ने आदित्य को पेट में मुक्का मारते हुए कहा, तुझे पता है मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा और तू इतना तो समझ, मैं शादीशुदा हूं, मेरी बीवी मेरी पिटाई करेगी अगर मैं आज भी लेट गया तो। उद्धरण चिन्ह। इधर मित्तल मेंशन में काफी देर हो गई थी पर आदि का कोई पता नहीं था। अनीता जी बहुत परेशान थी। संजीव जी उनके पास आए और बोले, आ जाएगा, आप चिंता ना करें और चलो चलकर सो जाओ वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी डोरबेल की आवाज आई। मायरा दूर ओपन करती है तो सामने से आदित्य अंदर आता हुआ दिखाई देता है। आदित्य को देखकर अनीता जी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो आगे बढ़कर बोली, आ गए, इतना लेट क्यों? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने ड्रिंक की हुई थी तो वह अपनी नजरें चुराते हुए उनसे बोला, कुछ नहीं दादी, वह एक जरूरी काम था। मैं खाना खाकर आया हूँ, दादी आप लोग सो जाएं, परेशान ना हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अनीता जी और संजीव जी अपने रूम की ओर बढ़ गए। दोनों आदित्य को देख समझ गए थे कि वह इस समय ड्रंक है। सुबह के समय अनीता जी पूजा करने के बाद सीधा शुभी के कमरे में गई। शुभी अभी बस नहाकर ही निकली थी। अनीता जी बेड पर बैठते हुए बोली, आओ हमारे पास। शुभी उनके पास जाकर बैठ गई। वह प्यार से बोली, कल तुम इतनी जल्दी क्यों सो गई? खाना भी नहीं खाया था तुमने? शुभी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, पता ही नहीं चला दादी कब नींद लग गई।
अनीता जी ने टॉवल लिया और शुभी के भीगे बालों को पोंछते हुए उससे कहा, शुभी। उद्धरण चिन्ह। पर उनके कुछ कहने से पहले ही शुभी जल्दी से बोली, दादी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। शुभी की बात सुनकर अनीता जी ने खुशी से शुभी के सिर को चूम लिया और फिर बोली, तुम नहीं जानती शुभी, तुमने इस शादी के लिए हाँ करके कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने शुभी को अपने गले से लगा लिया और फिर उससे दूर होते हुए बोली, चलिए आपके दादू को भी यह बात बतानी है और नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हमें आपके लिए शॉपिंग भी करनी है और भी बहुत काम है, कल शादी है। शुभी ने हाँ में सिर हिलाया। अनीता जी खुश हो गई थी। वह सपना जी के साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने ज्वेलर को बुलाया, वह शुभी के लिए मंगलसूत्र सेलेक्ट कर रही थी। अनीता जी ने सपना जी को आवाज देते हुए कहा, सपना जरा शुभी को बुला कर ले आओ। रूम में। शुभी अपने रूम में अपने मम्मी पापा की फोटो लेकर रो रही थी। वो उनकी फोटो के देख बोली, पता नहीं मम्मी मैंने सही किया या नहीं, मैंने एहसान चुकाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दादी बिल्कुल भी दुखी हो। शायद मेरा ऐसे करने से उनको खुशी मिले, आप ही बताइए पापा, मैंने सही किया ना। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने अपने मुंह में चिप्स डाले और फिर से रोते हुए बोली, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। सोनम भी मेरा फोन नहीं उठा रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पापा आपको पता है बहुत खड़ूस है मिस्टर मित्तल, कल शादी है मम्मी। पर मेरे तो पैर कांप रहे हैं, कहीं मैं बेहोश होकर मंडप में गिर गई तो। मिस्टर मित्तल कहीं मेरी इसी बात पर नाराज ना हो जाएं। उद्धरण चिन्ह। शुभी अपने आप से बातें करने में बिजी थी कि तभी सपना जी ने अंदर आते हुए उसे नीचे आने को कहा। शुभी बालकनी में थी इसलिए सपना जी ने उसकी हालात पर गौर नहीं किया। शुभी नीचे अपना हुलिया ठीक करते हुए पहुंची तो अनीता जी शुभी को देखकर बोली, आओ बेटा, जल्दी इधर आओ और अपने लिए मंगलसूत्र पसंद कर लो। उद्धरण चिन्ह। शुभी अपना क्यूट फेस बनाते हुए बोली, दादी मैं क्या पसंद करूंगी इसमें, मैंने तो कभी भी मंगलसूत्र नहीं खरीदा। उद्धरण चिन्ह। अनीता जी उसकी बात सुनकर कर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, ये कुछ मंगलसूत्र सेलेक्ट किए हैं तुम्हारे लिए, तुम इन्हीं में से बता दो कि तुम्हें कौन सा पसंद है। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने मंगलसूत्र पर अपनी नज़र डाली तो उसे एक छोटा सा क्यूट सा पेंडेंट वाला मंगलसूत्र बहुत अच्छा लगा। वो उसे अपने हाथों में लेते हुए बोली, दादी मैं तो यह वाला मंगलसूत्र पहनूंगी। उद्धरण चिन्ह। दादी ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यही मंगलसूत्र लेंगे हम। आखिरकार शुक्रवार का दिन आ गया। सभी तैयारियां हो गई थी। शादी गुपचुप शांत तरीके से की जा रही थी इसलिए कोई भी मेहमान इनवाइटेड नहीं था। बस इनवाइटेड था तो समीर का परिवार, क्योंकि समीर के दादाजी संजीव जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए दोनों फैमिलीज एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई थी। सुबह का समय था और दो मेकअप आर्टिस्ट शुभी के कमरे में थी और समीर की वाइफ खुशी भी उसके साथ थी। वह शुभी को हल्दी की रस्म के लिए तैयार कर रही थी। शुभी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह तो बस अपने कपड़े देखकर और अपने आप को देखकर खुश हो रही थी, जैसे किसी बच्चे को उसके फेवरेट कपड़े लाकर दो और वह खुश हो जाता है। वही हाल शुभी का था। जब वह तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी हुई तो वह खुद को देखते हुए बोली, वाह यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे क्यों पता नहीं चला कभी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने अपना फोन उठा लिया और अपनी फोटोज क्लिक करने लगी। खुशी समीर की वाइफ शुभी को देख हंसते हुए बोली, तुम बहुत क्यूट हो। उद्धरण चिन्ह। शुभी खुशी की ओर देखते हुए जल्दी से बोली, हाँ वो तो पता है मुझे। आइए ना आप भी, हम साथ में सेल्फी लेते हैं।
सेल्फी लेने के बाद खुशी बोली, रुको मैं तुम्हारी एक अकेले में फोटो खींचती हूँ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शुभी खुशी की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, सच में? रुकिए फिर मुझे ठीक से खड़े होने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। इधर दोनों मेकअप आर्टिस्ट थक कर वहीं बैठ गई थी। शुभी ने उनको काफी परेशान कर लिया था। दूसरी ओर आदित्य की तो सुबह ही नहीं हुई थी। आज वह जिम भी नहीं गया, बस सो रहा था, या यूं कहें कि उठना नहीं चाहता था। पर उसे अब इस शादी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उठकर बैठ गया। वहीं नीचे हॉल में शुभी की हल्दी की रस्म और फिर मेहंदी की रस्म की गई। इस सब के बाद आदित्य के साथ भी अनीता जी ने हल्दी की रस्म पूरी की। आदि को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर वो सब दादी की वजह से कर रहा था। शुभी के हाथों में आदित्य के नाम की मेहंदी लग चुकी थी, पर शुभी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसे इस तरह देख खुशी बोली, क्या हुआ? शुभी अपनी आंखें मिचकाते हुए बोली, आपको नहीं लग रहा ये शादी बहुत बोरिंग तरीके से हो रही है? गाना बजाना भी नहीं हुआ। मैं समझ गई आदित्य सर तो खड़ूस है, उनको ये सब पसंद ही नहीं होगा, इसलिए इतनी खामोशी है। खुशी शुभी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। क्या शुभी शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी? क्या आदि की जिंदगी सुधार पाएगी? क्या आदि और शुभी एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।